हेलो बच्चों, ट्वेल्थ केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट का आज का हमारा जो टॉपिक है वो भाई हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी हेनरी का लॉ क्या है, हेनरी का नियम क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेनरी लॉ की। भाई हेनरी लॉ है क्या? देखो, जब हम सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक चीज़ नोट की थी कि जो सोल्यूबिलिटी है गैसेज की लिक्विड के अंदर वो प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट डिपेंड करती है। भाई कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो जो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट था और टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट था, इसको लेकर के हेनरी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक लॉ दिया, अपना एक नियम बनाया। और वो नियम क्या था कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, मान लीजिए कोई भी आपने गैस ले रखी है, किसी भी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ले रखा आपने, और वो सॉल्यूशन किसका है कि गैस को डिजोल्व कर रखे आपने, लिक्विड के अंदर गैस को डिजोल्व कर रखे हैं। भाई मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन कैसा है, ये है गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड इसके अंदर ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब यहाँ कुछ गैस के पार्टिकल्स भी मौजूद है इसके अंदर, कुछ तो डिजोल्व हो रहे हैं, और यहाँ मान लीजिए हमने एक पिस्टन लगा रखे हैं तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ भी हैं। भाई कुछ पार्टिकल तो गैस के हैं, वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स क्या हैं भाई, इस जो सरफेस है यहाँ, ये जो सरफेस है इस सरफेस से ऊपर भी हैं। तो ये जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल इस पिस्टन के ऊपर फोर्स तो लगाएंगे ना भाई, प्रेशर तो लगाएंगे, जो क्योंकि गैस के पार्टिकल हैं। गैस के पार्टिकल एक जगह पे फिक्स तो रहेंगे नहीं, इधर उधर मूव भी करेंगे, घूमेंगे। तो क्या होगा कि कुछ पार्टिकल तो गैस के वो लिक्विड के अंदर मिक्स हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन कुछ पार्टिकल्स हैं वो फ्री हैं। इसका मतलब वो क्या करेंगे भाई, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी उनकी, और जब उनकी ऊपर की तरफ या साइड में मूवमेंट होगी तो वो इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हेनरी ने अपना एक लॉ दिया और नाम रख दिया हेनरीज लॉ। क्या था वो लॉ? हेनरी ने क्या कहा कि जो गैसेज प्रेशर लगाएंगी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, गैस जो प्रेशर लगाएगी, और प्रेशर भी कब, जब गैस अपनी वेपर स्टेट में होंगे। भाई गैस के पार्टिकल किस फॉर्म में होंगे, वेपर स्टेट के अंदर। तो जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, क्या कहा था हेनरी ने, द पार्शियल प्रेशर applied by the gas particles in its vapor state is directly proportional to mole fraction। क्या कहा था उसने कि गैस के पार्टिकल, यानी जो गैस होगी वो जब अपनी वेपर फॉर्म में होगी, वेपर स्टेट में होगी, तो जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उसके द्वारा, वो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। समझ आई? क्या कहा था इन्होंने, द पार्शियल pressure applied by gas in its vapor state is directly proportional टू मोल फ्रैक्शन। ये बात कही थी हेनरी ने भाई कि जब भी गैस अपनी वेपर स्टेट में होगी, जब भी गैस पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में होंगे, तो वो उस सिस्टम के अंदर वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, और वो जो प्रेशर वो अप्लाई करेंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना भाई, टेम्परेचर चेंज नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। ये सारे की सारी बातें कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हो रही हैं। तो हेनरी लॉ ने क्या कहा, द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय द गैसेज इन इट्स वेपर स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, दो चीज़ें यूज हो रही हैं, एक तो पार्शियल प्रेशर और एक मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रेशर भी लिख सकते थे, द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैसेज। पार्शियल प्रेशर क्यों लिखा गया यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर टर्म का यूज़ क्यों किया गया,
कारण क्या था कि जो सॉल्यूशन है, मान लीजिए अब एक टाइप की गैस तो होगी नहीं भाई, कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर हम गैसेज मिक्स कर रहे हैं, तो अकेली एक टाइप की गैस तो होगी नहीं, बहुत सारी टाइप की गैसेज होंगी और हर एक गैस अलग अलग टाइप का प्रेशर क्रिएट करेगी, अलग अलग टाइप से प्रेशर लगाएगी। जो प्रेशर गैस लगाएंगी उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए इसके अंदर 4 गैसेज हैं, तो चारों की चारों गैसेज जो प्रेशर क्रिएट करेंगी वो अलग अलग होगा ना, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, जो चारों गैसेज अपना अपना प्रेशर लगाएंगे उसका हमने क्या कर दिया, एडअप कर दिया, सम कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर। तो इसलिए हमने यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल शब्द का यूज़ किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अकेली गैस हो, बहुत सारी टाइप की गैसेज हो सकती हैं और हर एक टाइप की जो गैस होगी वो अलग अलग टाइप से अलग अलग प्रेशर क्रिएट करेगी। दूसरा, मोल फ्रैक्शन यूज़ क्यों किया भाई, और भी तो मोलैरिटी, मोलैलिटी वो भी तो यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे इनका मोल फ्रैक्शन का यूज़ इसलिए किया कि ये सबसे ईजीएस्ट टर्म है, इसको सोल्व करना है, इसको निकालना बहुत आसान है, इसलिए ये 2 चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो यहाँ अगर हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करें हेनरी लॉ को, तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भाई, मोल फ्रैक्शन के। इसका मतलब अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो किसके बराबर आ जाएगा, KH मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन। अब ये KH क्या है, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट भाई, हेनरी कांस्टेंट। तो ये है आपका हेनरी लॉ। क्या कहता है हेनरी लॉ, कि आपके पास कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने लिक्विड के अंदर गैस को डिजोल्व कर रखे हैं, ठीक है, तो जब गैस उस लिक्विड के अंदर या उस पूरे सिस्टम के अंदर गैसेज जो प्रेशर लगाएंगी वो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ से हटाया, रिप्लेस किया, तो इसकी जगह क्या आ गया भाई, हेनरी कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं KH, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट। और ध्यान रखना हेनरी कांस्टेंट जो है वो हर डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट होगा भाई, ज़रूरी नहीं है कि सभी गैसेज के लिए ये सेम होगा, इसकी वैल्यू सेम होगी, अलग अलग गैसों के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। इसकी जो यूनिट रहेगी भाई, यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट, वो आपकी एटमॉस्फेरिक भी हो सकती है, बार भी हो सकती है और किलो बार भी भाई। ठीक है, तो ये था आपका हेनरी लॉ। अब हम करेंगे इसकी, पहले तो देखेंगे कि हेनरी लॉ का रिजल्ट क्या रहा था, और रिजल्ट से पहले एक ग्राफ ड्रा करते हैं भाई, कि जब भी आप प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, यहाँ मान लीजिए हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया इस डायरेक्शन में और यहाँ हमने प्रेशर ले लिया, जब भी आप प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी भाई, हमेशा क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये आपका हेनरी लॉ था, और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हमने जब मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में जब हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या मिला कि हमें एक हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के, यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है भाई, तो ये तो ग्राफ था। अब उसके बाद ये जब उन्होंने अपना लॉ दे दिया तो उसके बाद कुछ रिजल्ट आए भाई, रिजल्ट क्या थे वो देखते हैं। अब हम बात करेंगे भाई रिजल्ट्स ऑफ हेनरी लॉ, रिजल्ट्स ऑफ हेनरी लॉ। जब इन्होंने अपना नियम दिया, ये लॉ दिया, तो इसके कुछ रिजल्ट सामने आए भाई। जो इक्वेशन दी थी इन्होंने कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, और अगर हमने इसको हटा दिया मोल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो ये आया था आपका रिलेशन। तो सबसे पहला जो रिजल्ट था हेनरी लॉ का, जो सबसे पहला रिजल्ट था वो क्या था कि डिफरेंट गैसेज के लिए, मैं पहले भी बताया मैंने, डिफरेंट गैसेज के लिए जो KH की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज।
KH की जो वैल्यू रहेगी, हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेगी, वो अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग रहेगी। अब ये अलग अलग क्यों रहेगी भाई? देखो, ज़रूरी तो नहीं है कि सारी की सारी गैसें एक जैसा ही या सेम प्रेशर अप्लाई करें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर। जब हर एक गैस का प्रेशर अलग अलग है तो सीधी सी बात है भाई, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी? अलग अलग ही रहेगी। तो ध्यान रखना कि सबसे पहला जो रिजल्ट निकल के सामने आया था हेनरी लॉ का, वो ये था कि जो KH की वैल्यू वो डिफरेंट गैसेज के लिए वो डिफरेंट ही रहेगी। क्यों रहेगी डिफरेंट? बिकॉज जितनी भी गैसेज हैं वो डिफरेंट गैसेज होंगे, वो डिफरेंट टाइप का प्रेशर ही एक्सर्ट करेंगे किसी भी सिस्टम के अंदर। ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ से मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूँ, P किसके बराबर है भाई हमारा? हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन। यहाँ से अगर मैं मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, इसकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम निकालें तो किसके बराबर होगी? P डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूँ, जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेनरी कांस्टेंट है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? मोल फ्रैक्शन के। भाई हेनरी कांस्टेंट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? मोल फ्रैक्शन के। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी भाई? कम। भाई एक चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? कम। तो जैसे जैसे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? कम। और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होगा, सोल्युबिलिटी क्या होगी भाई? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गई? एक तो ये बन सकता था। तीसरा क्या था? तीसरा था, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इन्हीं के द्वारा, हेनरी के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसमें क्या देखा गया? पहले कोई टेम्परेचर ले लिया, मान ले 293 केल्विन। 293 केल्विन के ऊपर KH की वैल्यू मान लीजिए 36 पॉइंट समथिंग आ गई। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन की। ठीक है। उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ाया गया 313 केल्विन या कुछ टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो इसकी वैल्यू KH की वैल्यू भी क्या होगी भाई? बढ़ गई। कहने का मतलब क्या था यहाँ पे? अब टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा हेनरी कांस्टेंट के ऊपर, कि जब ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर, हमने कोई एक टेम्परेचर ले लिया, वहाँ पे हमने हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू नोट कर ली। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, KH की वैल्यू यानी कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ा तो KH की वैल्यू क्या होगी? ये भी बढ़ेगी भाई। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। मोल फ्रैक्शन कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? सोल्युबिलिटी क्या होगी भाई? सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात? भाई टेम्परेचर बढ़ाया हमने, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि किसी एक 293 केल्विन के ऊपर ऑक्सीजन की अगर गैस की बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू, जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, वो 36 पॉइंट समथिंग थी। जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ गई। इसका मतलब क्या था कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और जब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, इससे क्या होगा? मोल फ्रैक्शन कम होगा। मोल फ्रैक्शन कम क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यही कारण है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि जो अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें, पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु, उनकी बात करें, तो वो सरफेस के नज़दीक बहुत कम रहते हैं, बहुत गहराई में ज़्यादा रहते हैं भाई। यानी सरफेस के नज़दीक तो बहुत कम पाए जाते हैं, गहराई में पाए जाते हैं। वो क्यों? कारण यही है कि जैसे ही सरफेस के नज़दीक आते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा।
भाई नीचे की तुलना में टेम्परेचर जो ज़्यादा है सरफेस के ऊपर। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगा, KH की वैल्यू बढ़ गई। KH की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, कम। और मोल फ्रैक्शन कम होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। यानी सरफेस के नज़दीक जो गैसेज की सोल्युबिलिटी है पानी के अंदर घुलने की, वो बहुत ही कम है। बहुत कम है तो वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो डीप किसी भी समुद्र के अंदर या किसी भी तालाब के अंदर वो गहराई में मिलते हैं। कारण क्या है, यही है कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है सरफेस के ऊपर। टेम्परेचर ज़्यादा रहने के कारण गैसेज की जो सोल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है भाई। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम, KH की वैल्यू भी कम। और KH की वैल्यू कम, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ गया। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ गया तो सोल्युबिलिटी बढ़ गई, और सोल्युबिलिटी बढ़ गई इसका मतलब वहाँ पे गैसेज की जो डिजोल्व होने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। या मैं कहूँ जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी गैसेज की, वहाँ ज़्यादा गैसेज डिजोल्व हो रही हैं गहराई के अंदर। तो ये कारण है कि जो गहराई के अंदर है वो जीव जंतु गहराई के अंदर पाए जाते हैं, ना कि सरफेस के ऊपर। तो ये तो थे इसके रिजल्ट भाई, हेनरी कांस्टेंट के क्या क्या हेनरी लॉ के क्या क्या रिजल्ट थे। पहला तो ये कि जो KH की वैल्यू है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है, वो डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि अलग अलग गैसेज अलग अलग प्रेशर क्रिएट करेंगी सिस्टम के अंदर। दूसरा, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो हेनरी कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल फ्रैक्शन के। ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन कम, मोल फ्रैक्शन कम तो सोल्युबिलिटी कम। टेम्परेचर की बात आई, जैसे सरफेस के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाया हमने, टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी भी सॉल्यूशन का तो KH की वैल्यू बढ़ गई। कहाँ से पता चला, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, वो एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे KH की वैल्यू इंक्रीज होगी। और यहाँ से क्या निकल के आया कि टेम्परेचर बढ़ा तो KH की वैल्यू बढ़ गई, KH की वैल्यू बढ़ गई तो मोल फ्रैक्शन कम, और मोल फ्रैक्शन कम तो सोल्युबिलिटी कम। ठीक है, और सोल्युबिलिटी कम का मतलब क्या है, सरफेस के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है सरफेस की तुलना में। ठीक है भाई, तो ये तो थी इसकी रिजल्ट थे हेनरी लॉ के। अब बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की। कुछ एप्लीकेशन बचती हैं भाई हेनरी लॉ की, वो एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं इसकी वो देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। कहाँ कहाँ काम आता है भाई, कहाँ कहाँ यूज़ होता है हेनरी लॉ का। सबसे पहला जो यूज़ होता है भाई वो आपका डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं भाई, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, पहली जो एप्लीकेशन रहेगी वो रहेगी डीप सी डाइविंग। यानी जो गोताखोर होते हैं भाई, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो जब गहराई के अंदर जाते हैं समुद्र के अंदर तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। और जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन नहीं होती भाई। प्योर ऑक्सीजन ना होने का कारण क्या है कि अगर प्योर ऑक्सीजन लेके चले गए, जैसे जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वो डेप्थ में जाते जाएंगे प्रेशर क्या होगा भाई, बढ़ता जाएगा। अब क्या होता है कि लगभग 20 से 30 मीटर फीट है शायद, 20 से 30 फीट जब नीचे जाते हैं पानी के अंदर, अगर प्योर ऑक्सीजन होगी ना तो वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है भाई, जहरीली बन जाती है, टॉक्सिक बन जाती है। ठीक है, तो प्योर ऑक्सीजन के सिलेंडर तो वो लेके नहीं जा सकते। इसके लिए क्या किया जाओ भाई, एक तो ऑक्सीजन लगभग 32% के लगभग तो ऑक्सीजन, और 56% के लगभग नाइट्रोजन, और हीलियम लगभग 11 से 12%। इतने परसेंट हीलियम, ये ट्राई मिक्सचर होता है अभी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके अंदर ट्राई मिक्सचर होता है, ये तीनों गैसों का मिश्रण होता है। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जब भी गहराई के अंदर जाते हैं समुद्र के अंदर, तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं उसके अंदर इन तीनों गैसों का मिश्रण होता है। अब जो ऑक्सीजन है इसका काम क्या है भाई,
ऑक्सीजन तो अपनी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सेलुलर एक्टिविटी है, सांस लेने में यूज़ हो जाओगी। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर सोल्यूबल है ब्लड के अंदर। भाई जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाओगा, प्रेशर बढ़ता जाओगा तो नाइट्रोजन क्या होती जाओगी भाई? डिजोल्व हो जाओगी अपने ब्लड के अंदर। ठीक है, तो हीलियम का क्या काम हो गया? हीलियम क्या करेगी? हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर हीलियम यूज़ ना करें तो दो ही गैसें बच गई, दो ही गैसें बच गई। तो यहाँ पे इनका जो रेशो रहेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशो रहेगा बहुत ज़्यादा रह जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इनके रेशो को कम करने के लिए हीलियम डाल दी गई भाई ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर, हीलियम को मिक्स कर दिया तो तीनों गैसेज आ गई ना। ऑक्सीजन सेलुलर एक्टिविटी में यूज़ होगी, नाइट्रोजन 56% के लगभग मिलाई जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर, और ये हाई प्रेशर के ऊपर अपने शरीर के अंदर या अपने ब्लड के अंदर मिक्स हो जाओगी। हीलियम का यूज़ क्यों कराया गया? कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है, रेशो है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कम करने के लिए। अब बात आ गई कि भाई हीलियम में यूज़ क्यों करी? इसकी जगह तो कोई और गैसेज भी तो ले सकते थे। हीलियम इसलिए लिया गया, इसलिए यूज़ किया गया हीलियम का। पहली बात तो ये एक अनरिएक्टिव गैस है। अनरिएक्टिव क्यों यूज़ कराया गया भाई? अनरिएक्टिव है, कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी। दूसरी बात, लाइटर है नाइट्रोजन से, जो नाइट्रोजन ले रखे हमने उससे लाइटर है भाई, और कम टॉक्सिक है, बहुत कम जहरीली है, लेस इफेक्टेड कह सकते हैं इसको, यानी इसके जो इफेक्ट है वो बहुत कम है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो एक तो पहली बात तो ये अनरिएक्टिव है, दूसरा नाइट्रोजन से हल्की है, और एक नोबल गैसेज के अंदर काउंट किया जाता है इसको। तो इसलिए ये तीनों की तीनों गैसें उसके अंदर यूज़ किया जाओ भाई, तीनों गैसों का यूज़ किया जाओ डीप सी डाइविंग के अंदर। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही जो स्कूबा डाइवर्स है वो गहराई में जाओगा, गहराई में जाने तक क्या होगा कि जो नाइट्रोजन प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, नाइट्रोजन है वो ब्लड के अंदर मिक्स तो हो जाओगे वहाँ पे तो, लेकिन जैसे वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, अब ऊपर तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होगा तो इतने प्रेशर के ऊपर तो नाइट्रोजन ब्लड के अंदर मिक्स नहीं रह सकती, डिजोल्व नहीं रह सकती। तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन के, और उसी के कारण जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपका अवरुद्ध हो जाता है भाई, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। और इसी कारण से जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब वो गहराई से ऊपर की तरफ आते हैं सरफेस के ऊपर, तो उनको अजीब टाइप से सर में दर्द होना, बेचैनी होनी, चक्कर आने, ठीक है, इस टाइप की पूरे शरीर में अकड़न होना, इस टाइप की बेचैनी महसूस होती है उनको। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि नाइट्रोजन है वो अंडर हाई प्रेशर तो सोल्यूबल है ब्लड के अंदर, बट ऊपर जब वो आते हैं तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया था, वो नाइट्रोजन उस ब्लड के अंदर मिक्स नहीं रहेगी, तो वो नाइट्रोजन क्या होगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो बाहर निकलने की जब कोशिश करेगी तो जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो एक बीमारी होती है भाई, जिसको बोल देते हैं बैंड्स, बोल देते हैं उस प्रॉब्लम को बैंड्स। ये एक वो डिजीज है स्कूबा डाइवर्स की कि जब वो नीचे से गहराई से ऊपर की तरफ आते हैं तो नाइट्रोजन के कारण, नाइट्रोजन के इनसोल्यूबल होने के कारण अंडर लो प्रेशर उनके शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर पेन होगा, अकड़न रहेगी, सर में दर्द रहेगा, चक्कर वगैरह, उल्टियाँ आ सकती हैं, कुछ इस टाइप की दिक्कतें आती हैं स्कूबा डाइवर्स को। उस दिक्कत को या उस बीमारी को बोलते हैं भाई बैंड्स। ठीक है, तो एक तो डीप सी डाइविंग के अंदर हेनरी लॉ का यूज़ करा जाओ कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, डेप्थ में जा रहे हैं हम, ठीक है, और सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, वहाँ पे सोल्युबिलिटी बढ़ रही है ना भाई, नाइट्रोजन थी, डेप्थ में गए, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो क्या हो गया, सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, जैसे ही ऊपर आए प्रेशर कम हो गया, सोल्युबिलिटी कम होगी। तो एक तो डीप सी डाइविंग है, वहाँ पे इसका यूज़ करा जाओ भाई, यहाँ हेनरी लॉ का यूज़ होता है। दूसरा होता है आपका कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग। कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनती है भाई आपकी, वहाँ पे हेनरी लॉ कैसे एप्लीकेबल है? देखो आपके पास दो कोल्ड ड्रिंक की बोतल हैं, एक बिल्कुल फ्रीज में रखी हुई चिल्ड है और दूसरी बाहर रखी हुई थी धूप के अंदर। टेस्ट कौन सी का बढ़िया होगा? जो फ्रीज में रखी थी उसका। क्यों भाई? कारण क्या है
कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिस कोल्ड ड्रिंक के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता क्या है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, पानी के अंदर CO2 मिक्स की होती है, उसके अंदर कुछ शुगर वगैरह डाल दी जाओ भाई टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट बढ़िया बनाने खातर। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो धूप के अंदर बोतल रखी हुई थी कोल्ड ड्रिंक की, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा भाई, सोल्युबिलिटी कम। टेम्परेचर बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन कम, मोल फ्रैक्शन कम तो सोल्युबिलिटी कम। तो जो टेम्परेचर, जो बाहर गर्मी के अंदर रखी हुई थी कोल्ड ड्रिंक, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके अंदर गैस जो CO2 की सोल्युबिलिटी है वो कम होगी, और CO2 की सोल्युबिलिटी कम होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा भाई, बहुत बुरा टेस्ट होगा, ख़राब टेस्ट होगा उसका। दूसरी साइड जो कोल्ड ड्रिंक हमने फ्रिज के अंदर रखी हुई थी, उसके अंदर क्या, टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर कम है तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो इसका मतलब सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, और सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, उसका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा भाई, बढ़िया रहेगा, टेस्टी रहो, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो एक हो गया आपका कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा आता आपका भाई हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा भाई, प्रेशर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, आपका प्रेशर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेशर कम होना स्टार्ट हो गया, प्रेशर कम, प्रेशर कम तो मोल फ्रैक्शन भी कम, और मोल फ्रैक्शन कम तो सोल्युबिलिटी क्या होगी भाई, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। भाई ऊंचाई पे जाते हैं, जब भी पहाड़ों पे जाते हैं, माउंटेन वगैरह के ऊपर, तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं माउंटेनर्स जो होते हैं, वो क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने से क्या होगा, केएच का तो यहाँ रोल ही नहीं है, प्रेशर कम होगा तो मोल फ्रैक्शन कम, मोल फ्रैक्शन कम, इसका मतलब सोल्युबिलिटी क्या होगी भाई, डिक्रीज। सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब सांस लेने में दिक्कत आओगी, क्योंकि गैसेज की सोल्युबिलिटी कम है, वहाँ पे गैस जितना ऑक्सीजन या जितनी गैसेज शरीर को चाहिए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन तो वहाँ पे मिक्स होगी नहीं, मिलेगी नहीं, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, इसलिए सांस लेने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी भाई। तो लोग क्या होगा भाई, यहाँ पे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं आगे की तरफ झुकना स्टार्ट कर देते हैं लोग। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे वो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और सोल्युबिलिटी कम होगी तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, और यहाँ पे वो एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिसको बोलते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया, यहाँ भी वही सिम्टम्स दिखाई देंगे, उल्टी वगैरह आ सकती है वही, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। ठीक है, डेथ भी हो सकती है, यहाँ तक बात पहुँचती है कि डेथ भी हो सकती है, और जो बीमारी यहाँ पे पैदा होती है उसको बोलते हैं अनोक्सिया। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ है क्या कि जब गैसेज पार्टिकल्स या गैसेज अपनी वेपर स्टेट के अंदर होते हैं तो वहाँ जो वो प्रेशर क्रिएट करेंगे वो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। मैथमेटिकली हमने डिराइव कर लिया था। जब बात उसके ग्राफ की आई तो हमें एक ही चीज़ पता चली ग्राफ से कि जब भी आप मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर कुछ रिजल्ट्स आए थे इसके। हेनरी लॉ के रिजल्ट क्या थे? पहला रिजल्ट ये था कि जो केएच की वैल्यू रहेगी वो डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट रहेगी, बिकॉज डिफरेंट गैसेज होंगी वो डिफरेंट टाइप का ही प्रेशर क्रिएट करेंगी हर एक सिस्टम के अंदर। दूसरा, अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो जो हेनरी कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपका मोल फ्रैक्शन के। इसका मतलब क्या था कि जब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ थी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा केएच अपने आप बढ़ना स्टार्ट कर देगा। कहाँ से आई ये बात निकल के? कि एक्सपेरिमेंट किया गया था ऑक्सीजन के ऊपर या डिफरेंट गैसेज के ऊपर कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे केएच की वैल्यू बढ़ रही है। अगर केएच की वैल्यू बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। मोल फ्रैक्शन कम, इसका मतलब सोल्युबिलिटी कम हो रही है। इसीलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक जितने भी जलीय जीव होते हैं वो गहराई में ज़्यादा रहते हैं भाई, ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। कारण क्या कि वहाँ पे गैसेज की जो अवेलेबिलिटी है, सोल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सरफेस।
उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, पहली एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स जब नीचे की तरफ जाते हैं बहुत गहराई के अंदर, तो अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है नीचे, उस प्रेशर के अंदर तो जो नाइट्रोजन है वो मिक्स हो जाती है ब्लड के अंदर, बट जब वो ऊपर आते हैं तो वहाँ पे उस प्रेशर के ऊपर नाइट्रोजन है वो ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होगी, डिजोल्व नहीं होगी, और इससे क्या होगा कि बैंड्स वगैरह की जो दिक्कत है, जिसकी बेचैनी रहेगी, शरीर में अकड़न रहेगी, उल्टियाँ, वोमिटिंग जिसको बोलते हैं, तो सर में दर्द होना, चक्कर आना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके बाद आपका भाई हाई एल्टीट्यूड। ये था आपका हेनरी लॉ, उसके रिजल्ट्स और उसकी एप्लीकेशन। कमी और रह जाती है भाई, हेनरी लॉ की कमियाँ और बता ही देता हूँ साथ के साथ। 2 मेन कमियाँ हेनरी लॉ की, अगर वो कंडीशन ही बोल सकते हैं, एप्लीकेशन उसकी लिमिटेशन तो नहीं बोल सकते, कि क्या कंडीशन होंगी जब हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा। एक तो जो आपका प्रेशर है, हेनरी लॉ का जो प्रेशर होगा हेनरी लॉ के लिए, अगर आप हेनरी लॉ है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब प्रेशर तो कम होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, यही है कि प्रेशर है वो कम होना चाहिए और टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये बनेगी आइडियल गैस की कंडीशन। अगर कोई भी सॉल्यूशन है, हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर है वो कम है और टेम्परेचर है वो ज़्यादा। दूसरी बात कि जो गैस हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो गैस हम यूज़ कर रहे हैं, वो गैस सॉल्वेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना कर दे भाई, उसके साथ मिल ना जाए, वो मिल के कोई प्रोडक्ट ना बना दे, मतलब अनरिएक्टिव होनी चाहिए वो। कि मान लीजिए मैं कोई सॉल्यूशन ले रहा हूँ भाई, मैंने वाटर ले लिया, ये तो हो गया मेरा लिक्विड। अब मैं इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना, मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन डाल दिया, कोई और गैस डाल दी, सपोज करो मैंने नाइट्रोजन डाल दी, नाइट्रोजन पहले डाल दी मैंने, हाइड्रोजन पहले क्या बन जाएगी, अमोनिया बन गई। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आने देनी है। जो गैस आप यूज़ करोगे सॉल्यूशन के अंदर, वो गैस ऐसी होनी चाहिए जो सॉल्वेंट के साथ कंबाइन ना हो, कोई कंपाउंड फॉर्म ना कर ले, कोई कंपाउंड ना बना ले। जैसे नाइट्रोजन और वाटर के अंदर अगर हमने नाइट्रोजन ले ली, यहाँ अगर हमने वाटर के अंदर नाइट्रोजन ले ली तो यहाँ आपका अमोनिया वगैरह बन जाए, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ये तो एक एग्जांपल था कि मतलब कंपाउंड ना बने। जो गैस आप यूज़ कर रहे हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर कोई कंपाउंड ना बना ले, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, तभी आपका हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा कि प्रेशर है वो लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और दूसरा जो गैस आप यूज़ कर रहे हो वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर कंपाउंड ना बना ले। तो ये है आपका हेनरी लॉ, उसके रिजल्ट, उसकी एप्लीकेशन और उसकी कुछ कंडीशन मान लो या उसकी लिमिटेशन मान लो। ठीक है, इसके बाद रहता है आपका रोल्स लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हेनरी लॉ है, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।